Assalamu alaikum. I'm Dr. Faiza Ghumman, working as an assistant professor at Dow University ओझा कैंपस। आज हम बात करेंगे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के हवाले से। एज द नेम इंडिकेट्स इरिटेबल बाउल, तो इसमें यह है कि ऑर्गेनिक डिजीज़ मोस्टली हमें नहीं मिलती है। दूसरी बात आती है कि मरीज़ हमारे पास प्रेजेंट करते हैं किन साइन एंड सिम्टम्स के साथ। मरीज़ ज़्यादातर बताते हैं कि पेट में दर्द है, ईंठन है, उसके अलावा ब्लोटिंग है, गैस है, कभी डायरिया हो रहा है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रही है, किसी दिन अचानक से डायरिया शुरू हो जाएगा, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। तो हम जो है गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और प्रैक्टिसिंग फिजिशियन जो है अपनी ओपीडीज़ में मोस्टली इस तरह के पेशेंट्स को देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि 90% ऑफ द पेशेंट्स जो हैं वो फीमेल्स हैं। और अब अमूमन ये देखा गया है कि 10% ऑफ द पॉपुलेशन इन सब चीज़ों से सफ़र कर रही है, लेकिन वो हमारे पास आती नहीं है ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ये बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या हो रहा है मरीज़ को। देखें, हमें ऐसा लग रहा है जिस तरह से हमें पता चल रहा है गैस है या दर्द हो रही है या जो है पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन या डायरिया है, हमारे लिए सुनने में ये एक आसान चीज़ लग सकती है, लेकिन मरीज़ जो उससे सफ़र कर रहा है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होती है ये चीज़। उसको समझें कि इस चीज़ से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा होता, वाक़यतन वो इससे बहुत डिस्टर्ब होता है। तो इसका ये है कि सबसे पहले हम इसकी तशख़ीस के लिए क्या करते हैं, हम नॉर्मल अपने टेस्ट कराते हैं, अल्ट्रासाउंड्स करते हैं, कभी कभी हमें एंडोस्कोपी की भी ज़रूरत पड़ती है। एंडोस्कोपी की ज़रूरत हम कुछ वार्निंग साइंस होते हैं तो तब करते हैं, वरना हम एंडोस्कोपी के बगैर भी कुछ इन अलामात को देखते हुए हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं। कभी कभी ये है कि अगर जो है पेशेंट्स को हफ्ते में एक दफ़ा ऐसी अलामात आ रही हैं तो भी हम लेबल कर लेते हैं इसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। फिर हमारे पास ये है कि हम बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये स्ट्रेस से लिंक्ड है, ठीक है। डायरेक्ट लिंक इसका स्ट्रेस से इतना नहीं है, लेकिन ये है कि जो है स्ट्रेस के दौरान जो है ना इसकी सिम्टम्स में जो है उसमें बहुत ज़्यादा जो है बढ़ाव आ जाता है। यानी अगर आप स्ट्रेस्ड हैं तो सिम्टम्स जो है आपको 10 गुना ज़्यादा महसूस होंगे, ठीक है। कुछ दफ़ा ये देखा गया है कि अगर कोई आप जो है आपको इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन के बाद भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के सिम्टम्स जो हैं बढ़ जाते हैं। देखिए कि लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ नहीं है। मरीज़ को उस टाइम जाहिर सी बात है कि उसको ऐसा लग रहा होता है, वो इतनी तकलीफ में होता है। ये एक ऐसी डिजीज़ है, या डिजीज़ से भी ज़्यादा है कि ऐसा सिंड्रोम है जो एक लाइफ लॉन्ग चलेगा लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। हम नॉर्मल अपनी जो है डे टू डे एक्टिविटीज़ में तब्दीली लाकर इस पे बहुत हद तक काबू पा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए ये है कि हम अपने लाइफ को थोड़ा सा जो है रीमॉडलिंग कर ले, लाइफस्टाइल चेंजेस की तरफ आ जाए। वॉक हो गई, एक्सरसाइज हो गया, एक फूड डायरी मुरतब कर लें। इन मरीज़ों में ज़्यादातर देखा गया है कि जो गैस प्रोड्यूस करने वाली सब्जियां होती हैं उनसे, खट्टी चीज़ों से, ठीक है, उनको प्रॉब्लम होती है। गंदम, गेहूं से प्रॉब्लम होती है। जो हमने बताया कि हमें अपने खुराक में इन चीज़ों का ध्यान करना है। कुछ मरीज़ जब गेहूं छोड़ते हैं कुछ अर्सा के लिए तो उसमें भी उनको थोड़ी बेहतरी आती है। कुछ सब्जियाँ या कुछ चीज़, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, वो अपनी डाइट को खुद ही मॉडिफाई करता है। उसके अलावा कुछ दवाइयाँ होती हैं, क्योंकि जो दर्द होती है वो मरीज़ के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती है। इसमें ये होता है कि गट ब्रेन एक्सेस या एंटेरिक ब्रेन एक्सेस होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। यानी उस गैस को महसूस करने की या उस ब्लोटिंग पेट में जो हो रही है या जो दर्द हो रही है उसको महसूस करने की हिस्स बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है। तो हमें उसको काउंटरैक्ट करने के लिए कुछ दवाइयाँ देनी पड़ती हैं जो कि एंटीस्पाज्मोटिक हमारे पास अवेलेबल हैं। उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन के लिए हम मरीज़ को लेग्जेटिव देते हैं, ठीक है, जो हमारे पास बहुत अच्छी लेग्जेटिव्स अवेलेबल हैं। डेली यूज़ में भी खाने को हम इसबगोल की भूसी उनको रिकमेंड करते हैं। उसके अलावा अगर नहीं बेहतरी आ रही होती तो हम कुछ दवाइयाँ देते हैं जो कि एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस कहलाती हैं, जिसमें हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसमें किस स्ट्रेस की वजह से, उसमें ये होता है कि
आपकी जो बॉडी है वो स्ट्रेस को डिफरेंट तरीकों से रिलीज कर रही होती है। चाहे मरीज कहे हम स्ट्रेस में हैं या नहीं हैं, अगर वो इन सिम्टम्स को बहुत ज़्यादा फील कर रहा है तो वो दवाई देने से हेल्प आउट होता है आपके डिप्रेशन और एंग्जाइटी में। जब डिप्रेशन और एंग्जाइटी कम होगा तो आपको इसको महसूस करने की हिस्स भी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो इन दवाइयों के बाद अमूमन देखा गया है कि मरीज में बहुत बेहतरी आ जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंप्रूवमेंट आ जाती है। काफ़ी अरसे से हम एक दवा दे रहे होते हैं जो कॉम्बिनेशन में हम यूज़ करते हैं, तो मेरा ट्रस्ट है कि मैं जो हूँ अपने पेशेंट्स में कोलोस्पास फाइब्रो जब शुरू करती हूँ, जो कि एक कॉम्बिनेशन है हस्क का और दूसरा एंटी स्पाज्मोटिक एजेंट का, ठीक, मेबेवरीन, तो उससे ये है कि पेशेंट की कंप्लायंस बेहतर हो रही है। सुबह शाम में मैं पेशेंट को दे रही होती हूँ, कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो रही होती है और साथ ही साथ जो पेशेंट पेन की कंप्लेन कर रहा है वो भी सेटल हो रही होती है। उसके अलावा जो है पेशेंट पीस ऑफ माइंड पे होता है। 2 मेडिकेशंस जो है उसको पिल बर्डन भी कम हो रहा है और जो है कंप्लायंस मैंने हमेशा देखा है पेशेंट्स में अच्छी है। और इसमें एक ये है कि हस्क हम किसी भी तरह बोलते रहे, पेशेंट्स नहीं लेते, इस तरह मेडिकेटेड फॉर्म में होता है, पाउडर्ड फॉर्म में तो इजीली ले लेते हैं, टेस्ट भी अच्छा है, अब तक किसी पेशेंट ने कोई कंप्लेन नहीं की है। तो आज हमने इसमें बहुत सारी जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सोसाइटीज़ हैं वो भी इसको जो है फेवर करती है। इसके यूज़ को फर्स्ट लाइन एजेंट के तौर पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।